आज ये हमारी तीसरी क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे कपड़ों की परख। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक युग में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अनेक प्रकार के नवीन वस्त्रों का जन्म हुआ। उनमें एक दूसरे में अंतर ज्ञात करना कठिन हो जाता है। 20वीं शताब्दी से पूर्वार्ध तक वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाए जाने वाले सभी तंतुओं का उद्गम स्थान प्राकृतिक था, जैसे सूत, रेशम, ऊन तथा लिनन ही प्रायः वस्त्र निर्माण में प्रयोग किया जाता था। लेकिन दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बढ़ती हुई रुचियों तथा मांगों के कारण भारतीय वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों के आधार पर एक नए तंतु की खोज की, जो मनुष्यकृत तंतुओं के नाम से पुकारा गया। इन तंतुओं से बने वस्त्र प्राकृतिक तंतुओं के ही समान होते हैं। कुछ वस्त्र तो ऐसे हैं कि उनमें आपस में अंतर ज्ञात करना भी कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक तंतुओं का स्वरूप इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है कि वे मनुष्यकृत तंतुओं के समान दृष्टिगोचर होते हैं। लीलन के लंबे व असमान तंतु कपास के तंतुओं के समान लगते हैं। कहने का मतलब यही है कि पहले सिर्फ प्राकृतिक तंतु पाए जाते थे, लेकिन कुछ वर्षों के बाद मनुष्यों ने तंतुओं की खोज की, जिससे कि प्राकृतिक के समान ही मनुष्यों ने तंतुओं का निर्माण कर दिया। वस्त्र जब मिलों में बुनकर तैयार होता है, तब उसको सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए उस पर परिष्कृत की जाती है। परिष्कृत की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि कभी कभी वस्त्रों में मूलभूत अंतर ज्ञात करने में कठिनाई होती है। लेकिन यदि व्यक्तियों को विभिन्न तंतुओं के बारे में ज्ञान होगा तो वे अवश्य ही वस्त्रों की पहचान कर सकते हैं। वस्त्रों के प्रत्येक तंतु की अपनी अलग कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। यदि कोई अन्य वस्त्र उसकी नकल कर बनाया भी जाए तो हम उस तंतु में उस विशेष गुण के आधार पर उसे पहचान सकते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति जिन्हें विभिन्न तंतुओं का ज्ञान नहीं है, वे रुई की फलालेन तथा ऊनी फलालेन में अंतर नहीं ज्ञात कर सकते, जबकि वह व्यक्ति जिसे तंतुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होगा वह उन्हें पहचान सकता है। उपरोक्त बातों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्त्रों की पहचान केवल वही व्यक्ति आसानी से कर सकता है जो उसके विषय में ज्ञान रखता है। लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिन्हें ध्यान में रखने पर एक साधारण व्यक्ति भी वस्त्रों के गुणों को पहचान सकता है तथा यह बता सकता है कि अमुक वस्त्र कौन सा है तथा किस तंतु का बना हुआ है। तंतुओं की पहचान के लिए निम्नलिखित परीक्षण मुख्य रूप से किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है लेबिल। प्रायः बाजारों में बिकने वाले वस्त्रों पर लेबिल लगे रहते हैं, जिस पर तंतु के बारे में तथा वस्त्र की देखभाल के विषय में छपा रहता है। इससे उपभोक्ताओं को वस्त्र खरीदने में सुविधा होती है तथा वस्तुओं को इस लेबिल के माध्यम से आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन हमारे देश में इस प्रकार की जानकारी पूरी नहीं दी जाती अथवा कपड़ों का स्त्रीकरण किया ही नहीं जाता। वस्त्रों को निम्नलिखित तरीकों से पहचाना जा सकता है, जिसमें पहला है हाथों व आँखों के परीक्षण से, मतलब आँखों एवं हाथों से परीक्षण। किसी भी वस्त्र को पहचानने के लिए उसे हाथों द्वारा
छूकर देखना आवश्यक होता है। छूकर किसी वस्तु को पहचानने के लिए काफ़ी अनुभव की आवश्यकता होती है। इसके लिए वस्त्र के किनारे को अंगूठे व एक अंगुली से पकड़कर वस्त्र को लंबाई की ओर इसके पश्चात गोलाकार में रगड़ें तथा उसके लचीलेपन व कोमलता को अंगूठे तथा अंगुली से अनुभव करें। उसकी नरमी और चिकनेपन को शरीर पर अनुभव करें। वनस्पति तंतु अधिकतर स्पर्श करने में कृत्रिम तंतुओं तथा जांतव तंतुओं की अपेक्षा ठंडे अनुभव होते हैं। लीलन भी कोमल तथा ठंडी होती है तथा रेशम मुलायम, चिकना, चमकीला तथा समांतर व फिसलना होता है। ऊन गर्म व कोमल होती है। रेयान के वस्त्र एसीटेट की अपेक्षा छूने में ठंडे होते हैं। फिर भी वस्त्रों को छूकर पहचानना मुख्य रूप से कृत्रिम तंतुओं को बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि उनकी परिसज्जा के कारण कभी कभी हाथों से छूकर परीक्षण करना गलत हो जाता है। स्पर्श के साथ साथ आँखों से भी पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। उसकी चमक, चपटेपन और घटियापन को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्त्र किस तंतु से बनाया गया है। वस्त्रों की पहचान के लिए 2 प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला है भौतिक परीक्षण, दूसरा है जल परीक्षण। भौतिक परीक्षण में देखते हैं। जिस वस्त्र का परीक्षण करना हो उसका एक तंतु निकालें। उसके पश्चात उस तंतु की लंबाई ज्ञात करें। तंतु के लंबाई के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि वह तंतु किस समूह का है, क्योंकि सभी तंतुओं की लंबाई विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे प्राकृतिक तंतुओं में रेशम के अतिरिक्त अन्य सभी तंतु लंबाई में छोटे होते हैं। इस परीक्षण के आधार पर वस्त्र को पहचानने में सुविधा होती है। और दूसरा है जल परीक्षण। यह विधि सबसे सरल तथा कपड़ों की परख हेतु विश्वस्त है। यद्यपि इसमें वस्त्र के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन जलाने पर यह ज्ञात हो जाता है कि वह वस्त्र किस समूह का है। तो इसमें पहचान करने में था 2 पॉइंट, जिसमें पहला था भौतिक परीक्षण और दूसरा था जलाकर। तो दोनों हम लोग देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं। तोड़कर परीक्षण। जिस वस्त्र के तंतु का परीक्षण करना हो उसे उस वस्त्र में से निकाल कर सुलझाकर उंगली पर लपेट लें। उसके पश्चात उसे खींचें। तंतुओं को तोड़ने पर उसकी मजबूती का पता चल जाता है। यदि तंतु के तोड़ने में अधिक शक्ति नहीं लगती है तो तंतु मजबूत नहीं होता। यदि तंतु को तोड़ने में अधिक शक्ति लगती है तो तंतु मजबूत होगा। कुछ प्रमुख तंतुओं को तोड़ने पर निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं, जिसमें पहला है कपास। यदि सूती वस्त्रों के तंतुओं को खींचा जाए तो वह आसानी से तथा शीघ्रता से टूट जाता है। दूसरा है रेशम। रेशम का तंतु भी सूत के तंतु के समान मजबूत नहीं होता। इसे खींचने पर शीघ्र ही टूट जाता है। तीसरा है ऊन। ऊनी कपड़ों के तंतु को यदि खींचा जाए तो वह आसानी से खींच जाता है और आसानी से टूट भी जाता है।
चौथा है लीलन। लीलन का धागा मजबूत होता है। यह सूत के धागे की अपेक्षा जो उसी की मोटाई का होता है तोड़ने में अधिक शक्ति लगती है। इसके अतिरिक्त सूत के टूटे हुए किनारे फैले हुए ब्रश के समान लगते हैं और रेशे जिनसे धागा बनाया जाता है छोटे होते हैं, लेकिन लीलन के किनारे धागा टूटने पर नुकीले और तेज होते हैं और रेशों से इसका धागा बनाया गया है वे सूत की तरह छोटे नहीं होते। 5वें नंबर पर है नायलॉन। नायलॉन का धागा अन्य सभी तंतुओं से अधिक मजबूत होता है। यदि इसे खींचा जाए तो यह ईंटता नहीं बल्कि खिंच जाता है। नमी का परीक्षण। तब नमी का कैसे परीक्षण किया जाएगा? विभिन्न प्रकार के तंतुओं में नमी को शोषित करने की शक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। इसी के आधार पर तंतुओं को पहचाना जा सकता है। नमी का विभिन्न प्रकार के तंतुओं पर जो प्रभाव पड़ता है वह निम्नलिखित है। पहला है कपास। कपास से बने सूती वस्त्रों पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए धोते समय इन्हें रगड़ कर कूटकर धोया जा सकता है। नम अवस्था में भी इनके तंतु मजबूत रहते हैं। दूसरे नंबर पर है रेशम। गीली अवस्था में रेशम का तंतु कमजोर हो जाता है तथा यदि इसको अधिक देर तक पानी में रखा जाए तो रेशम का सफेद तंतु पीला पड़ जाता है। इसलिए इन्हें बिना रगड़े धोकर तुरंत सुखाया जाता है। रेशम का तंतु शुष्क अवस्था में वातावरण की 10 से 30% नमी को अपने में सोख लेता है। तीसरा है ऊन। ऊन को अधिक समय तक पानी में रखने से इसके तंतु कठोर तथा खुरदुरे हो जाते हैं तथा गीली अवस्था में ये तंतु कमजोर हो जाते हैं। यदि इन्हें अधिक समय तक नमी में रखा जाए तो ये सिकुड़ भी जाते हैं तथा तंतुओं में उपस्थित लहरियापन भी समाप्त हो जाता है। अतः ऊन पर अधिक नमी का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें धोने की प्रक्रिया में शीघ्रता अपेक्षित है। चौथे नंबर पर है लीलन। लीलन का तंतु सूती वस्त्रों की अपेक्षा नमी को शीघ्रता से सोख लेता है, लेकिन यह जितनी शीघ्रता से नमी को शोषित करता है उतनी ही शीघ्रता से त्याग भी देता है। 5वें नंबर पर है रेयान। रेयान के तंतु पानी में कमजोर पड़ जाते हैं तथा इसके तंतु रेशम के समान शुष्क अवस्था में वातावरण से 10 से 30% नमी को अपने में सोख लेते हैं। 6वें नंबर पर है टेरालीन। इस तंतु पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें नमी को ग्रहण करने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। पानी में डालने पर इसके तंतु की शक्ति पूर्ववत बनी रहती है। 7वें नंबर पर है नायलॉन। टेरालीन के समान नायलॉन पर भी नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा इसके तंतु में नमी को शोषित करने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। पानी में डालने पर ये तंतु कमजोर नहीं पड़ते। फाड़ने पर परीक्षण। इस प्रक्रिया के परीक्षण से वस्त्रों की मजबूती को सरलतापूर्वक पहचाना जा सकता है। इसके वस्त्र के किसी टुकड़े को लेकर उसे फाड़कर देखना चाहिए कि उसमें फाड़ने में अधिक शक्ति लगती है अथवा कम। वस्त्र को फाड़ते समय किस प्रकार की ध्वनि निकलती है और वस्त्र के फटने के उपरांत उसके सिरे किस
प्रकार के हो जाते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार के तंतुओं में बने वस्त्रों को फाड़ने का परीक्षण करने से निम्नलिखित परिणाम स्पष्ट होते हैं। एक कपास, पहले नंबर पर कपास। कपास का तंतु लीलन की अपेक्षा शीघ्रता से फट जाता है तथा फटे हुए किनारे के धागे फुज्जीदार तथा टेढ़े मेढ़े होते हैं। दूसरा है रेशम। रेशम के कपड़े को जब फाड़ा जाता है तो उसमें कर्कश व तीव्र आवाज निकलती है तथा ये तंतु असमान लंबाई में टूटते हैं, अर्थात टूटे हुए तंतुओं के किनारे असमान होते हैं। इसके टूटे हुए तंतुओं के सिरे सीधे तथा चिकने होते हैं। तीसरे नंबर पर है ऊन। ऊनी वस्त्र आसानी से नहीं फटते। इन्हें फाड़ने पर भी कर्कश व तीव्र आवाज निकलती है। चौथे नंबर पर है लीलन। लीलन का तंतु सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, इसलिए ये कपड़े आसानी से नहीं फटते। इन्हें फाड़ने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। ये वस्त्र फटने पर सूती वस्त्रों की अपेक्षा तीव्र आवाज करते हैं तथा फटे हुए लीलन के धागे नुकीले तथा सीधे होते हैं। पांचवें नंबर पर है रेयान। रेयान के वस्त्र भी रेशम के समान फटते समय तीव्र तथा कर्कश आवाज करते हैं, लेकिन इसके तंतु समान लंबाई पर टूटते हैं। जलाकर परीक्षण। यह परीक्षण वस्त्र के विभिन्न प्रकार के तंतुओं को जलाकर किया जाता है। तंतु के जलने की प्रक्रिया से यह ज्ञात हो जाता है कि वह तंतु है अथवा वनस्पतिक या मानवकृत तंतु। जिस तंतु का परीक्षण करना हो उसको हाथों में लेकर जलाकर सावधानी पूर्वक उसका निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि तंतु जल रहा है अथवा नहीं। यदि जल रहा है तो किस प्रकार, जलते समय तंतु से निकलने वाली गंध को नोट करना चाहिए। जब तंतु पूर्ण रूप से जल जाए तो उसकी राख के रंग तथा रूप, कड़ापन आदि का ध्यान पूर्वक परीक्षण करना चाहिए। कुछ कपड़े मिश्रित तंतुओं से बनाए जाते हैं। ऐसे कपड़ों में यदि ताने और बाने में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है तो उन्हें अलग अलग जलाकर उनका परीक्षण किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि एक ही में बहुत अधिक ऐंठन है तो उसकी ऐंठन को खोलने के उपरांत उस पर परीक्षण करना चाहिए। आजकल बड़े बड़े कारखानों में तंतुओं को पृथक करने का कार्य तथा ट्वीजर द्वारा किया जाता है। सामान्य निर्देश। वस्त्रों में जलाते समय निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है वस्त्र में से धागे को निकालने के उपरांत उसका उचित प्रकार से परीक्षण करने से स्पष्ट हो जाता है कि धागा किस तंतु का है, उसमें किसी अन्य तंतु को मिश्रित किया गया है अथवा नहीं। तंतुओं की कोमलता, रंग, चमक, लचीलेपन के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है कि वह तंतु किसका है, उसमें अन्य तंतुओं का मिश्रण है अथवा नहीं। दूसरे नंबर पर है परिणाम की सत्यता को ज्ञात करने के परीक्षण को बार बार करके देखना चाहिए। तीसरे नंबर पर है तंतु को जलाते समय आग की लौ पर लंबवत रूप से लटकाना चाहिए तथा उसमें होने वाली प्रक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखकर नोट करते जाना चाहिए।
रुई, रेशम, ऊन, लीलन तथा अन्य कृत्रिम तंतुओं को जलाने से जो परिणाम निकलते हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला है कपास। सूती तंतुओं में आग बहुत शीघ्रता से लगती है तथा उनमें से पीले रंग की लौ निकलती है। ये पूछा जाता है कि कपास में कौन सी लौ निकलती है, तो पीले रंग की लौ निकलती है। यदि वस्त्र को बिना कलफ के जलाया जाए तो उसमें से कागज के समान जलने की सी गंध आती है। मतलब कपास के जलाने पर कागज के समान गंध आती है। इसकी राख भूरी रंग की हल्की तथा पंख के जलन के समान होती है। मर्सराइज्ड सूत के जलने से काले रंग की राख बनती है। कलफ लगे हुए कपड़ों की राख में कलफ के कण बिना जले ही रह जाते हैं। दूसरे नंबर पर है रेशम। रेशम को जलाने पर उनमें बालों के जलने के समान गंध आती है। पूर्ण शुद्ध रेशम धीरे धीरे जलता है। यदि उसको आग की लौ से हटा दिया जाए तो वह जलना बंद कर देता है। इसके विपरीत स्वच्छ किया हुआ रेशम हवा में शीघ्र जल जाता है। रेशम का राख खुरदरी, गोल तथा चमकीले दानों के समान दिखाई देती है। राख रंग की काली होती है। मतलब जले हुए राख काली होती है। इसकी राख को हाथों से कुचला जा सकता है। भारी रेशम स्वच्छ रेशम की अपेक्षा धीरे धीरे जलता है तथा जलने के पश्चात यह चिकने पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा यह रेशम गरम लाल हो जाता है। छूने पर यह अवशिष्ट पदार्थ के रूप में गिर जाता है। तीसरा है ऊन। ऊन के तंतुओं में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यदि इसको जलाया जाए तो उसमें से पंखों के समान जलने की सी गंध आती है। ऊन में सल्फर मिली होने के कारण इसकी गंध बहुत तेज होती है। जलने पर इसकी राख गोल, कठोर व माला के दानों की तरह होती है। इसे हाथों से मला जा सकता है। चौथे नंबर पर है लीलन। सूती वस्त्रों की भांति लीलन के तंतु भी शीघ्रता से जल जाते हैं। इसको जलाने पर पंख के समान जलने की सी गंध आती है। इसकी राख गोल, हल्की तथा खुरदुरी होती है। यह सब पूछा जाता है जितने भी पढ़ा है। मतलब जलने पर कैसी गंध आती है, जलते कैसे हैं, राख कैसी होती है। पांचवें नंबर पर है रेयान। रेयान के तंतुओं में सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। इसके तंतु आसानी से जल जाते हैं। जलते समय इसके तंतुओं में से पीले रंग की लौ निकलती है तथा पिघल जाता है और काले दानों के समान में बदल जाता है। जलने पर उसमें कागज तथा रस्सी के जलने की सी गंध आती है। ठंडा होने पर यह भूरे रंग की राख के रूप में प्राप्त होता है। रेयान की विभिन्न किस्मों के आधार पर उसके जलने की प्रक्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे विस्कस, नाइट्रो सेल्यूलोज, क्यूप्रामोनियम विधि से निर्मित रेयान को जलाने से आग की लपटों के रूप में जलते हैं तथा उसकी भूरी रंग की राख शेष बच जाती है तथा जलने पर कागज के
जलने के समान गंध आती है। एसीटेट रेयॉन को जलाने पर वह कठोर पदार्थ के रूप में बदल जाता है। इसको जलाने पर यह लपटों के रूप में जलती है। इसको बनाने में एसीटेट अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इसको जलाने पर इसमें से सिरके के समान गंध निकलती है। छठवां है नायलॉन। यह तंतु रेयॉन के समान लपटों के रूप में नहीं जलते, बल्कि यदि इन्हें जलाया जाए तो ये पिघलकर दानों के रूप में बदल जाते हैं। जलने पर इनमें तेज गंध निकलती है। 7वें नंबर पर है विनियोन। ये तंतु आग में धीरे धीरे जलते हैं तथा जैसे ही इन्हें लौ से हटाया जाए वैसे ही बुझ जाते हैं। इनमें से अच्छी सुगंध निकलती है। जलकर यह काले रंग की कठोर दानेदार राख में बदल जाते हैं। इस राख को हाथ से कुचला जा सकता है। 8वें नंबर पर है पॉलिएस्टर। आग की उपस्थिति में यह जलते रहते हैं। जैसे ही आग हटाई जाए ये तुरंत बुझ जाते हैं। इसकी राख कठोर तथा दानेदार होती है। 9वें नंबर पर है धातु के तंतु। ये तंतु अज्वलनशील होते हैं लेकिन 1500 फ़ारेनहाइट पर ये पिघल जाते हैं। फ़ारेनहाइट। 10वें नंबर पर है रबड़ के तंतु। ये तंतु जलाने पर पिघल जाते हैं तथा उनमें से शीघ्र गंध निकलती है। लौ पर से हटाने पर यह नहीं जलते। इसकी राख कठोर, भद्दी तथा अनियमित सी लगती है। अब है सिलवट परीक्षण। यद्यपि इस परीक्षण के द्वारा वस्त्रों का सही परीक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तंतुओं को काटा न जा सकता हो उस समय यह परीक्षण उपयोगी सिद्ध होता है। यदि वस्त्र की तह करके उंगली पर आड़े रूप में कसकर लपेटा जाए तो सिलवटों तथा सीमा से यह पता चल जाता है कि वह किन तंतु से बनाया गया है। इस प्रकार के वस्त्रों का परीक्षण हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहले नंबर पर है कपास। यदि वस्त्र को उंगलियों के बीच में लंबाई और चौड़ाई की ओर करके लपेटा जाए तो सूती वस्त्रों पर सिलवटें पड़ जाती हैं तथा यह सिलवटें काफी समय तक बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त कपड़ों पर वानेदार तथा तानेदार पकड़ भी सिकुड़न डाली जा सकती है। दूसरे नंबर पर है रेशम। रेशम के तंतुओं में चमकीलापन विद्यमान रहता है, इसलिए यदि इसे खींचा या मरोड़ा जाए तो यह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। यदि इनमें सिलवटें पड़ भी जाए तो उन्हें दबाव के माध्यम से आसानी से दूर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है ऊन। रेशम के समान ऊनी तंतु भी मुलायम तथा लचीले होते हैं, इसलिए इन पर सिकुड़न नहीं पड़ती। यदि इनमें सिकुड़न पड़ भी जाए तो उन्हें दबाव के द्वारा दूर किया जा सकता है। बढ़िया किस्म की ऊन पर सिलवटें नहीं पड़ती और न ही ये वस्त्र में भद्दे होते हैं। चौथे नंबर पर लीलन। सूती वस्त्रों के समान लीलन पर भी सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं तथा सिलवटें पर्याप्त समय तक कायम रहती हैं। इसका परीक्षण केवल बाजार से वस्त्र खरीदते समय ही करना चाहिए।
5वें नंबर पर है रेयान। रेयान वस्त्रों पर सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं, लेकिन यदि इन्हें हैंगर पर टांग दिया जाए तो ये सिलवटें स्वयं दूर हो जाती हैं। अब सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा परीक्षण। विभिन्न प्रकार के तंतुओं की वास्तविकता का ज्ञान केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही किया जा सकता है। यह परीक्षण अन्य परीक्षणों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। साधारणतः मिश्रित तंतुओं से बनाए गए सूत की पहचान सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से की जा सकती है। तंतुओं की आकृति देखने के तंतु को अच्छी तरह स्वच्छ करके पानी तथा ग्लिसरीन के 1:10 के अनुपात के घोल में भिगोकर स्लाइड पर लगाया जाता है। इसके पश्चात स्लाइड को काय पर रखकर परीक्षण किया जाता है। इससे तंतुओं की आकृति, बनावट, चिकनापन, खुरदरापन, कोमलता तथा चिकनापन आदि गुणों का ज्ञान हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा परीक्षण करने पर तंतुओं की पहचान अग्र प्रकार से कर सकते हैं। इसमें पहला है कपास। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखने पर यह एक खोखली नली की तरह दिखाई देता है, जिसकी दीवारें बहुत पहले 2 छिद्रों से बनी होती हैं तथा यह चपटा व ऐंठा हुआ दिखता है। इसकी रचना बहुत जटिल दिखाई देती है। इस तंतु के बीच में मध्य नलिका होती है, जो बहुत सी सतहों से बनी दीवार से घिरी रहती है। दूसरे नंबर पर है लीलन। यह तंतु कोशों से बनी मोटी दीवार है, जिसमें एक मध्य नलिका होती है। यह नलिका बहुत शक्ति के लेंस से देखी जा सकती है। इसके तंतुओं पर अजीव से चिन्ह लगे रहते हैं, जो गांठें कहलाती हैं। ये गांठें बांसों की गांठों के समान लगती हैं। तीसरे नंबर पर है रेशम। रेशम 2 प्रकार का होता है। पहला है उत्पादित और दूसरा है स्वनिर्मित। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखने पर दोनों रेशम के तंतुओं में अंतर विद्यमान रहता है। उत्पादित रेशम में जो कोकून से निकाल कर चरखी पर चढ़ाया जाता है, वह कच्चा रेशम कहलाता है। इसके विपरीत जो रेशम पानी व साबुन के मिश्रण में उबाला जाता है तथा जिसकी गोंद को रेशम से अलग किया जाता है, वह शुद्ध रेशम कहलाता है। कच्चा रेशम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर दोहरी छड़ की तरह दिखती है। इसके ऊपर गोंद चढ़ा रहने के कारण इसकी सतह पर दरारें सी पड़ी हुई दिखती हैं। शुद्ध रेशम बेलनाकार अथवा छड़ के समान दिखाई देता है। इसमें कच्चे रेशम के समान मध्य नली नहीं होती। इसकी सतह इतनी चिकनी होती है कि प्रकाश को परावर्तित कर देती है। चौथे नंबर पर है रामी। यह तंतु लीलन के समान होता है। इस पर केवल अधिक चौड़े तथा सीधे उल्टे चिन्ह होते हैं। 5वें नंबर पर है रेयान। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर रेयान के तंतु चिकने एवं गोलाकार
दिखाई देते हैं। तंतुओं में कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। यह चिन्ह विभिन्न विधियों से बनाए गए रेयॉन पर भिन्न भिन्न होते हैं। 6वें नंबर पर है नायलॉन। नायलॉन के तंतु चिकने, गोल तथा बेलनाकार दिखाई देते हैं। ये अल्पपारदर्शक होते हैं, परंतु आजकल अपारदर्शी वस्त्र भी बनाए जाते हैं। 7वें नंबर पर है टेरालिन अथवा डेक्रोन। इसके तंतु नायलॉन तथा रेयॉन के समान दिखते हैं। इसके तंतु चिकने, चमकदार तथा सीधे होते हैं। यह धब्बेदार दिखती हैं। 8वें नंबर पर है ऑरलॉन। इसका तंतु चपटा, चिकना व भद्दा दिखाई देता है। स्याही परीक्षण। अब अगला है स्याही द्वारा तंतुओं का परीक्षण केवल सूत तथा लीलन पर ही किया जा सकता है। इन दोनों तंतुओं पर स्याही की निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें पहला है सूती वस्त्रों पर। यदि सूती वस्त्रों पर स्याही की एक बूंद डाली जाए तो इसके तंतु स्याही को धीरे धीरे सोखते हैं तथा धब्बे के किनारे समान रूप से गोल नहीं होते, वे असमान लगते हैं। दूसरा है लीलन। लीलन सूत की अपेक्षा स्याही को शीघ्रता से सोख लेता है। इसके ऊपर पड़ा हुआ धब्बा सूती कपड़ों के समान असमान नहीं होता, अर्थात इस पर स्याही का धब्बा एक सा पड़ता है। अब अगला है रासायनिक परीक्षण। तंतुओं पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक परीक्षणों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। विभिन्न तंतुओं का रासायनिक परीक्षण पानी में उबालकर उन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल के संतृप्त घोल में 5% टैनिक तेजाब में कास्टिक सोडा के 35% तथा 5% ठंडे घोले शीरे के तेजाब के संतृप्त घोल में 10% ऑक्जेलिक तेजाब में तथा सोडियम कार्बोनेट के 19% गर्म घोल में भिगोने पर तंतुओं पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर तंतुओं को आसानी से पहचाना जा सकता है। पहले नंबर पर है कपास। कपास पर तेज अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे इसके तंतु नष्ट हो जाते हैं। अकार्बनिक एसिड भी इसको कमजोर कर देता है और यदि इन अम्ल को धोया न जाए तो यह तंतु को सड़ा देती है। इसलिए अम्लीय घोलों में डालने के बाद सूती वस्त्रों को साफ पानी में डुबोकर खूब साफ कर लेना चाहिए। कार्बनिक अम्लों का बहुत कम प्रभाव इस पर पड़ता है। गंधक का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हल्का घोल प्रयोग में लाया तो सूत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाया जाए तो सूत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हल्के क्षारीय तत्व जैसे अमोनिया, बोरेक्स या सोडे का सिलिकेट का सूती तंतु पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये रंगे हुए सूती तंतु पर प्रभाव डाल सकते हैं। उनका रंग उड़ जाता है या हल्का हो जाता है। वायु की अनुपस्थिति में कास्टिक को हल्का क्षार प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु संतृप्त घोल तंतु की प्रकृति को बदल सकते हैं। इसमें सूत ऐंठ सिकुड़ या मोटा हो सकता है। दूसरे नंबर पर है लीलन।
सूत की अपेक्षा लीलन पर अम्ल का प्रभाव कुछ कम पड़ता है। लीलन पर अम्ल का प्रभाव कुछ कम पड़ता है। वैसे लीलन पर भी सूत की तरह ही अम्लीय प्रतिक्रियाएं होती हैं। लीलन पर क्षार का प्रभाव तीव्रता से पड़ता है, परंतु अन्य सभी क्षारीय प्रक्रियाएं सूत की तरह ही होती हैं। तीसरे नंबर पर है रेशम। रेशम पर गंधक, नाइट्रिक व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तुरंत प्रभाव पड़ता है। यह शीघ्र ही इन एसिडों में घुल जाता है। नाइट्रिक एसिड का हल्का घोल रेशम को कुछ हल्के पीले रंग का बना देता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे वह संतृप्त है चाहे तनु है, अवश्य ही रेशम पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग के द्वारा रेशम व ऊन के तंतु का परीक्षण सरलता से किया जा सकता है। अम्ल के हल्के घोल रेशम को कोई हानि नहीं पहुंचाते और रेशम इनको जल्दी ही सोख लेता है और आसानी से नहीं त्यागता। हल्के अम्लीय घोल से रेशम में चमक व चिकनाई आ जाती है। तीव्र क्षारीय घोल का रेशम पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऊन की अपेक्षा रेशम क्षार से अधिक संवेदनशील होते हैं। गर्म, तीव्र या संतृप्त क्षारीय घोलों में यह घुल जाता है। बोरेक्स, अमोनिया कार्बोनेट और साबुन के घोल से इसको कोई हानि नहीं होती, इसलिए साबुन का हल्का घोल इसके धोने के लिए प्रयुक्त होता है। अमोनिया का हल्का घोल भी प्रयोग में लाया जा सकता है। उत्पादित रेशम की अपेक्षा स्वनिर्मित रेशम पर क्षार का असर कम होता है। चौथे नंबर पर है ऊन। संतृप्त अम्ल का घोल ऊनी तंतुओं को कमजोर बना देता है, लेकिन तनु अम्ल के घोल से इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अम्ल के हल्के घोल में इसकी धुलाई व रंगाई की जा सकती है, क्योंकि ये ऊन को हानि नहीं पहुंचाते हैं। क्लोरीन तथा हाइपोक्लोराइट्स से ऊनी तंतु को हानि पहुंचती है। ये तंतु वस्त्र को छूने पर खुरदुरा व कड़ा बना देते हैं। क्षार ऊन को पीला और कड़ा बना देती है और इनसे ऊन चिकना या जकड़ जाता है। सोडियम कार्बोनेट का शक्तिशाली या साधारण घोल को यदि एक बार गर्म करके इस प्रकार डाला जाए तो इसकी प्रतिक्रियाएं से ऊनी तंतु नष्ट हो जाते हैं। कास्टिक सोडा तथा हल्का घोल भी इसके लिए बहुत हानिकारक होता है। यदि कास्टिक सोडा के गर्म घोल में ऊनी तंतु को डाला जाए तो वह पूर्ण रूप से घुल जाता है, परंतु बोरेक्स और अमोनिया का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए यदि इसे भिगोना हो तो इन्हीं क्षारों का प्रयोग करना चाहिए। पांचवें नंबर पर है रेहान। अम्ल का प्रभाव रेहान पर अच्छा नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार के अम्ल, चाहे उसका घोल हल्का ही क्यों न हो, रेहान को कमजोर बना देता है। यह उद्भिज एसीटेट यह किधर गया उद्भिज एसीटेट एसिड में उद्भिज
एसीटेट रेयान ही धुलता है, अन्य रेयान नहीं घुलते। रेयान पर क्षारों का प्रभाव भी हानिकारक होता है। क्षारों के प्रयोग से रेयान की चमक, विशेष रूप से उद्भिज रेयान की चमक कम हो जाती है। गर्म व असंतृप्त घोल वस्त्र को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। रुई व लीलन की अपेक्षा क्षार का प्रभाव रेयान पर अधिक पड़ता है। 6वें नंबर पर है नायलॉन। तंतु अम्ल का नायलॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह फॉर्मिक एसिड के संतृप्त घोल में घुलनशील है, परंतु केवल 10% से अधिक संतृप्त घोल में ही घुलते हैं, उससे कम प्रतिशत के घोल में नहीं। एसीटिक एसिड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गंधक के अम्ल का भी इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्षारों की इस पर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती। साबुन का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। 7वें नंबर पर है टेरालीन या डेक्रान। डेक्रान पर अम्लों का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ एसीटेटों के संतृप्त घोल का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु गंधक के संतृप्त घोल का प्रभाव हानिकारक पड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक व ऑक्सैलिक एसिडों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्षारों के डेक्रानों के वस्त्र अच्छे अवरोधक होते हैं, इनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 8वां है ऑरलॉन। ऑरलॉन पर खनिज अम्ल व कार्बनिक अम्ल का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। हल्के क्षारों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।